गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के अंतर्गत गद्य भाग में दिए गए अध्याय लखनवी अंदाज, जो कि यशपाल जी के द्वारा लिखा गया है। यशपाल हिंदी के यशस्वी उपन्यासकार, कहानीकार एवं निबंधकार हैं। इनका जन्म 1903 ईस्वी में पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ। इनके पिता हीरालाल हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर के भूपल गांव में रहते थे और वहां एक दुकान चलाते थे। इनकी माता का नाम प्रेमा था। वे एक अनाथालय में अध्यापिका थी। यशपाल की प्रारंभिक शिक्षा कांगड़ा में हुई। उनकी माँ उन्हें महर्षि दयानंद का सच्चा सिपाही बनाना चाहती थी, अतः उन्हें गुरुकुल कांगड़ी पढ़ने भेज दिया। लेखक अस्वस्थ रहते थे, अतः उन्होंने कांगड़ी छोड़ दिया और बीए की शिक्षा लाहौर के नेशनल कॉलेज से प्राप्त की। यहाँ पर उनका संपर्क क्रांतिकारियों से हुआ, अतः इन्होंने कांग्रेस के असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया और चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह व सुखदेव के साथ उन्होंने खूब काम किया। चंद्रशेखर के बाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन आर्मी के कमांडर इन चीफ बने। 1936 में उनकी रुचि साम्यवादी विचारधारा में हुई। तभी लखनऊ से विप्लव पत्रिका इन्होंने निकालना प्रारंभ किया। इन्होंने दिसंबर 1952 में वियना विश्व शांति कांग्रेस में भाग लिया था। सन 1976 में इनका देहावसान हो गया। यशपाल जी मुख्य रूप से उपन्यासकार हैं। इनके प्रमुख उपन्यास देशद्रोही, दादा कामरेड, अमिता, दिव्या, मेरी तेरी उसकी बात और झूठा सच है। इन्होंने 200 से अधिक कहानियाँ भी लिखी है। इनके प्रमुख कहानी संग्रह निम्नलिखित है: पिंजरे की उड़ान, तर्क का तूफान, ज्ञान दान, फूलों का कुर्ता आदि। इसके साथ ही इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं पीबी जी कहती है, मेरा चेहरा रोबीला है, देखा सोचा समझा, गांधीवाद की शव परीक्षा, राम राज्य की कथा, चक्कर क्लब, मार्क्सवाद, बात बात में बात, न्याय का संघर्ष और जग का मुजरा। जब हम इनकी भाषा शैली की बात करते हैं तो ये यथार्थवादी भाषा शैली के रचनाकार हैं। यशपाल की सहज तथा स्वाभाविक बोलचाल की भाषा है। इनकी शैली वर्णनात्मक, चित्रात्मक, भावपूर्ण तथा प्रवाहमयी है। इनके द्वारा लिखी गई कहानी लखनवी अंदाज पतन की तरफ जाते हुए सामंती वर्ग पर कटाक्ष करती है। इसमें लेखक ने उर्दू मिश्रित बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया है। इसमें उर्दू, हिंदी और अंग्रेजी भाषा के शब्द हैं, जैसे मुफस्सिल की पैसेंजर ट्रेन चलने की उतावली में फुंकार रही थी, और भी सेकंड क्लास, किफ़ायत, गुमान, मैदा, तहजीब, नफासत, नज़ाकत, एब्स्ट्रैक्ट आदि। इसके अतिरिक्त इन्होंने शुद्ध संस्कृत के तत्सम भी प्रमुखता से प्रयुक्त किए हैं, जैसे सुंदर, तृप्ति, प्लावित, स्फुरण आदि। अब हम बात करते हैं पाठ के बारे में। लखनवी अंदाज शीर्षक व्यंग्य रचना में वास्तविकता की उपेक्षा करके एक बनावटी जीवन शैली को अपनाने वाले सामंती वर्ग पर लेखक के द्वारा कटाक्ष किया गया है। कवि ने इसकी रचना यह सिद्ध करने के लिए की थी कि कथ्य के बिना कहानी नहीं लिखी जा सकती। मतलब जब तक कोई घटनाक्रम नहीं होगा तब तक कोई कहानी नहीं लिखी जा सकती। एक बार लेखक नई कहानी का कथ्य खोजने के विचार से सेकंड क्लास के डिब्बे में रेल यात्रा के लिए घुसा। वहाँ पहले से ही एक व्यक्ति लखनवी अंदाज में पालथी लगाए बैठा था। उसके सामने एक तौलिए पर 2 चिकने खीरे रखे थे। नवाबी तरीके से जीने वाले उस व्यक्ति को पहले तो लेखक की उपस्थिति अच्छी नहीं लगी। वह उपेक्षापूर्वक गाड़ी के बाहर देखता रहा। फिर खीरों के टुकड़े काटकर तौलिए पर सजाए, उन पर मसाला छिड़का और अपनी शराफत दिखाने के लिए लेखक से खीरे खाने को कहा।
लेखक ने आत्मसम्मान की दृष्टि से अस्वीकार कर दिया। इसके बाद नवाब साहब ने खीरे के एक एक टुकड़े को उठाया, उसे मुंह तक ले गए, सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। फिर एक डकार लेकर प्रदर्शित किया कि सूंघने से ही उनका पेट भी भर गया था। लेखक को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था। तब उसने सोचा, जब बिना खीरा खाए नवाब साहब का पेट भर सकता था तो बिना कत्थे और पात्र की कहानी भी लिखी जा सकती है। अब देखिए, तो देखिए पाठ प्रारंभ करते हैं मुफस्सिल की, यानी शहर का जो केंद्रीय बस स्टैंड होता है या रेलवे स्टेशन होता है वहाँ से। अब यहाँ रेलवे स्टेशन की बात है। पैसेंजर ट्रेन चल पड़ने की उतावली में फुंकार रही थी, तो लेखक ने क्या किया, आराम से सफ़र करने के लिए, एकांत में और भीड़ से बचने के लिए, सफ़र करने के लिए सेकंड क्लास का टिकट लिया। आराम से सेकंड क्लास में जाने के लिए दाम अधिक लगते हैं, दूर तो जाना नहीं था। भीड़ से बचकर एकांत में नई कहानी के संबंध में सोच सकने और खिड़की से प्राकृतिक दृश्य देख सकने के लिए टिकट सेकंड क्लास का ही ले लिया। गाड़ी छूट रही थी। सेकंड क्लास के एक छोटे डिब्बे को खाली समझकर जरा दौड़कर उसमें चढ़ गए। अनुमान के प्रतिकूल डिब्बा निर्जन नहीं था, यानी खाली नहीं था। एक बर्थ पर लखनऊ की नवाबी नस्ल के एक सफ़ेद पोश सज्जन बहुत सुविधा से पालथी मारकर बैठे हुए थे। सामने 2 ताजे चिकने खीरे तौलिए पर रखे थे। डिब्बे में हमारे सहसा कूद जाने से, यानी अचानक आ जाने से सज्जन की आंखों में एकांत चिंतन में विघ्न का असंतोष दिखाई दिया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो लखनऊ की नवाबी नस्ल का व्यक्ति था और दिखावटी जीवन शैली में जीवन जीता था। वो सामान्य वर्ग के व्यक्ति के सामने अपने निजत्व को बनाए रखना चाहता था, उसके सामने अपनी वास्तविकता को प्रकट नहीं करना चाहता था। तब लेखक कारणों का अनुमान करने लगा। सोचा, हो सकता है यह भी कहानी के लिए सूझ की चिंता में हो या खीरे जैसी अपदार्थ वस्तु का शौक करते देखे जाने के संकोच में हो। तब नवाब साहब ने लेखक से संगति के लिए उत्साह नहीं दिखाया। हमने भी उनके सामने के बर्थ पर बैठकर आत्मसम्मान में आंखें चुरा ली। मतलब लेखक ने भी, जब उन्होंने बातचीत नहीं की तो लेखक ने भी नहीं की। अब ठाली बैठे, यानी फालतू बैठे कल्पना करते रहने की पुरानी आदत है। अब नवाब साहब की असुविधा और संकोच के कारण का अनुमान करने लगे। अंडरलाइन करना, क्या क्या कारण सोचता है लेखक कि नवाब साहब ने बिल्कुल अकेले यात्रा कर सकने के अनुमान में किफ़ायत के विचार से सेकंड क्लास का टिकट खरीद लिया हो और अब गंवारा न हो कि शहर का कोई सफ़ेद पोश उन्हें मझले दर्जे में सफ़र करता देखे। अकेले सफ़र का वक्त काटने के लिए ही खीरे खरीदे होंगे और अब किसी सफ़ेद पोश के सामने खीरा कैसे खाए। हम कनखियों से, यानी तिरछी नज़रों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। अब अपना शिष्टाचार दिखाने के लिए नवाब साहब ने क्या किया? ओह, नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधन किया। आदाब अर्ज, आदाब अर्ज यानी नमस्कार जनाब, खीरे का शौक फरमाएंगे। तो नवाब साहब का इस प्रकार से अचानक सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक ने भाप लिया कि आप शराफत का यानी शिष्टाचार का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं, यानी लपेट लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया किबला, शौक फरमाएं। तब नवाब साहब ने फिर एक पल खिड़की से बाहर देखकर गौर किया और दृढ़ निश्चय से खीरों के नीचे रखा तौलिया झाड़कर सामने बिछा लिया। सीट के नीचे से लोटा उठाकर दोनों खीरों को खिड़की से बाहर धोया और तौलिए से पोंछ लिया। जेब से चाकू निकाला, दोनों खीरों के सिर काटे और उन्हें गोद कर यानी रगड़ कर झाग निकाला।
फिर खीरों को बहुत एहतियात से यानी सावधानी से छिलकर फाकों को करीने से अर्थात तरीके से तौलिए पर सजाते गए। लखनऊ स्टेशन पर खीरा बेचने वाले खीरे के इस्तेमाल का तरीका जानते हैं। ग्राहक के लिए जीरा मिला नमक और पीसी हुई लाल मिर्च की पुड़िया भी हाजिर कर देते हैं। नवाब साहब ने बहुत करीने से खीरे की फांकों पर जीरा मिला नमक और लाल मिर्च की सुर्खी भुरक दी। उनकी प्रत्येक भावभंगिमा और जबड़ों के स्फुरण से, स्फुरण यानी हिलना फड़कना, भावभंगिमा चेहरे के हाव भाव से स्पष्ट था कि उस प्रक्रिया में उनका मुख खीरे के रसास्वादन यानी स्वाद की कल्पना से प्लावित हो रहा था। प्लावित होना यानी मुंह में पानी आना। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे कि मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नज़रों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया और कहा, वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। तो लेखक ने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा, उत्तर दिया, शुक्रिया। इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही। तलब इच्छा, मैदा भी जरा कमज़ोर है। मैदा अर्थात पाचन शक्ति या पेट। किबला शौक फरमाए। नवाब साहब ने सतृष्ण आँखों से यानी प्यासी आँखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फांकों की ओर देखा। खिड़की के बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया यानी लंबा सांस लिया और खीरे की एक फांक उठाकर होठों तक ले गए। फांक को सूंघा और स्वाद के आनंद में पलके मूंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले से उतर गया। तब नवाब साहब ने फांक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फांकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते गए। मतलब दिखावटी जीवनशैली बता रहे थे कि वो केवल सूंघ करके खीरे को बाहर फेंक देते हैं। खीरा अपदार्थ वस्तु है, ऐसी हल्की, ऐसी सस्ती, ऐसे तुच्छ चीज़ों को नवाबी लोग नहीं खाते। नवाब साहब ने खीरे की सब फांकों को खिड़की से बाहर फेंककर तौलिए से हाथ और होंठ पोंछ लिए और गर्व से गुलाबी आंखों से हमारी ओर देख लिया, मानो कह रहे हो कि यह है खानदानी रईसों का तरीका। अब नवाब साहब खीरे की तैयारी और इस्तेमाल से थककर लेट गए, मानो बहुत भारी काम किया हो। हमें तस्लीम में यानी सम्मान में सिर खम कर लेना पड़ा। खम कर लेना यानी झुका लेना। यह है ख़ानदानी तहज़ीब, नफासत और नजाकत। यानी तहज़ीब यानी शिष्टाचार, नफासत स्वच्छता, नजाकत कोमलता। कि वो ये बताना चाहते हो मानो कि ये ख़ानदानी नजाकत से भरा हुआ, कोमलता से भरा हुआ, स्वच्छता से भरा हुआ शिष्टाचार है कि नवाब किस तरह से खीरा खाते हैं। हम गौर कर रहे थे खीरा इस्तेमाल करने के इस तरीके को। खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से संतुष्ट होने का सूक्ष्म, नफीस या एब्स्ट्रैक्ट तरीका जरूर कहा जा सकता है, परंतु क्या ऐसे तरीके से उदर की यानी पेट की तृप्ति भी हो सकती है यानी संतुष्टि हो सकती है। नफीस यानी बढ़िया, एब्स्ट्रैक्ट तरीका अमूर्त तरीका, सूक्ष्म यानी बारीक। नवाब साहब की ओर से भरे पेट के ऊंचे डकार का शब्द सुनाई दिया और नवाब साहब ने हमारी ओर देखकर कह दिया कि खीरा लजीज होता है, लेकिन होता है शकील, नामुराद मैदे पर बोझ डाल देता है। शकील यानी भारी, नामुराद अभागा, मैदा पेट। ज्ञान चक्षु खुल गए, अर्थात लेखक की समझ में आ गया और उनको विषय मिल गया और उन्होंने पहचान लिया कि ये है नई कहानी के लेखक। तब उनके दिमाग में आया कि खीरे की सुगंध और स्वाद की कल्पना से पेट भर जाने का डकार आ सकता है, तो बिना विचार, घटना और पात्रों के लेखक की इच्छा मात्र से
नई कहानी क्यों नहीं बन सकती। अर्थात कहने का अभिप्राय कि अगर बिना खीरा खाए पेट की भूख मिट सकती है तो बिना विचार, बिना घटना, बिना पात्रों के कहानी भी बन सकती है। ये आजकल के नए कहानीकारों के ऊपर व्यंग्य है जो बिना विचार, बिना घटना और बिना पात्रों के भी कहानियों का निर्माण करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। धन्यवाद।